हे दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इनक्रेडिबल सफर। मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। स्पीति नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा फिर भी बता देता हूं। हिमालय की गोद में बसी हुई एक ऐसी वैली जो बहुत सुंदर है, और अगर बाइकर के लिए बात की जाए ना तो लद्दाख के बाद में सबसे फेवरेट अगर कोई जगह है वो है स्पीति। देखो, आज स्पीति को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कितने दिन चाहिए स्पीति को कंप्लीट करने में। अमूमन 8 से 10 दिन चाहिए होते हैं। अगर पूरा स्पीति सर्किट को कवर करना चाहते हो ना तो 8 से 10 दिन तो चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं अपन रूट की। देखो, अगर रूट की बात करें तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और कोने कोने से जो है राइडर निकल करके आ रहे हैं और घूमना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अपन बात करते हैं फिलहाल दिल्ली से। अगर आप दिल्ली से स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है शिमला। दिल्ली से शिमला तकरीबन 360 किलोमीटर अराउंड है, तो आराम से पहुंच जाओगे। दिन में शाम तक पहुंच जाओगे। शिमला पहुंचने के बाद में होटल वगैरह ले लो, और होटल लेने के बाद में आपको 1-2 मोन्यूमेंट है वहाँ जो आप आराम से देख सकते हो, जिनमें पहला मोन्यूमेंट तो है मॉल रोड और दूसरा जाखू टेम्पल। तो ये 2-3 मोन्यूमेंट देखने के बाद में आपका दिन जो है वो यहाँ खत्म होता है। आराम करो होटल में। और अब बात करते हैं अपन सेकंड डे की। देखो, जब मैं स्पीति गया था ना तो मैं गया था शिमला के बाद में सराहन। सराहन एक्चुअली एक हिल स्टेशन भी कह सकते हो, और वहाँ जो है भीमा काली माता का मंदिर है, और मंदिर के अंदर ही गेस्ट हाउस है जो 500 रुपये में वहाँ रूम मिल जाते हैं आपको। अब हम बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन हम चलेंगे सराहन भीमा काली मंदिर से निकलेंगे आगे की ओर, और आगे रक्षम और सांगला होते हुए अपन जाएंगे सीधा चितकुल। कई लोग चितकुल को भारत का लास्ट विलेज भी कहते हैं, और कई लोग चितकुल को भारत का पहला विलेज भी कहते हैं। इट्स अप टू यू, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन वो है बॉर्डर पर। चितकुल अपन पहुंचेंगे करछम होते हुए, रक्षम होते हुए और सांगला होते हुए। करछम जो है वहाँ एक डैम भी बना हुआ है, और वहाँ से जो है रास्ता जाता है रिकोंगपियो कल्पा का। वो अपन बाद में चलेंगे, पहले चलते हैं चितकुल। चितकुल में देखो, वैसे तो मॉन्यूमेंट को देखने की खास नहीं है, लेकिन वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो बहुत जबरदस्त है। मतलब वो इतनी सुंदर है कि आप वहाँ जाके फील करोगे कि यार मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और चितकुल में अगर घूमने की बात करें तो एक तो वहाँ आपको बसपा रिवर मिलेगी, मतलब रिवर साइड या बैठ करके एंजॉय कर सकते हो व्यू को। साथ में आपको स्नो पीक माउंटेन भी देखने को मिलेंगे। वहाँ एक आयरन ब्रिज भी है जिस पे आप घूम सकते हो और बढ़िया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो चितकुल जब आप पहुंचोगे ना तो करछम के बाद में आएगा रक्षम विलेज, जहाँ आपको सेब के बहुत बाग दिखेंगे। मतलब जहाँ जहाँ नजर जाएगी ना वहीं तक आपको एप्पल ट्रीज मिलेंगे। उसके बाद में आएगा सांगला, और सांगला होते हुए आप पहुंचते हो चितकुल। अब बात करते हैं हम फोर्थ डे की। चितकुल में नाइट स्टे की बात करें तो एक नाइट स्टे काफी है। अब फोर्थ डे को अपन सुबह सुबह चितकुल से जल्दी निकलते हैं और निकल करके चलते हैं सीधा कल्पा की ओर। कल्पा बहुत सुंदर जगह है, और ये वही जगह है जहाँ से किन्नर कैलाश की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। चितकुल से कल्पा तकरीबन 70 किलोमीटर अराउंड है। रोड ठीक है, मतलब करछम के बाद में रोड बिल्कुल शानदार हो जाता है, बिल्कुल हाईवे की जैसे हो जाता है। और कल्पा में हम देखते हैं सेब के बाग के साथ साथ में एक बहुत बड़ा सुसाइड पॉइंट। मतलब वहाँ खाई इतनी ज्यादा है ना कि देखते के साथ में डर लगने लग जाता है। कल्पा के बाद में हम चलेंगे नाको की तरफ, क्योंकि कल्पा है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5-2 घंटे में पहुंच जाओगे। फिर पूरा दिन वहाँ रुकना कोई सेंस नहीं है। उसके बाद में नाको चलो आप। नाको तकरीबन कल्पा से है 110 किलोमीटर अराउंड। अगर नाको पहुंच करके आपके पास समय हो तो नाको में 2-3 जगह घूमने की है, वो आप शाम को ही घूम लें। और अगर शाम को आपके पास समय नहीं है तो आप रेस्ट करें और अगले दिन घूमें। मतलब चौथी नाइट जो है ना वो आपको स्टे करनी है नाको में। अब बात करते हैं अपन फिफ्थ डे की। फिफ्थ डे अगर आप सुबह उठते हैं जल्दी उठ करके आप नाको लेक घूम सकते हैं। मतलब सर्दियों में तो बिल्कुल फ्रोजन हो जाती है, और अभी अप्रैल के महीने में भी थोड़ा बहुत फ्रोजन वो है। नाको लेक विजिट करने के बाद में आप जाओ नाको मोनेस्ट्री। वो भी बहुत सुंदर मोनेस्ट्री है, और उसे कहा जाता है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। ये सब देखने के बाद आप निकल पड़ो नाको से कहाँ की ओर, गिव की ओर। गिव में क्या है मैं आपको एक बता देता हूँ। पहले तो नाको से गिव की जो दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर अराउंड है, और गिव के अंदर एक मम्मी रखी हुई है। वो मम्मी की फोटो आपको अभी दिखाई दे रही होगी। और इस मम्मी के लिए ऐसा कहा जाता है ये कोई बौद्ध भिक्षु थे, कोई लामा थे, और ये बर्फ का जब ग्लेशियर आया टूट करके एवलेंच आया उसमें दब गए। और अभी भी जो है ना इनके मतलब बाल है ना वो निकल रहे हैं और नाखून भी बढ़ रहे हैं। सोचो कितनी अद्भुत बात है।
गियो ममी देखने के बाद में आप निकल जाओ सीधा टाबो की तरफ। टाबो पहुंचोगे, बहुत सुंदर जगह है। और टाबो में भी जो मोनेस्ट्री है ना वो बहुत अल्टीमेट है। उसमें भी जो है एप्पल के बड़े बड़े जो है गार्डन है और साथ के साथ 2 मोनेस्ट्री हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। दोनों देखो ऑसम है। टाबो में अगर आप मोनेस्ट्री घूम लो तो मोनेस्ट्री घूमने के बाद में वहाँ केव भी बनी हुई है, मतलब मेडिटेशन केव है जिसमें बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। 6th डे टाबो से उठ करके सुबह सुबह निकलो आप धनकड़ मोनेस्ट्री की ओर। धनकड़ मोनेस्ट्री भी बहुत सुंदर है यार। मतलब जब हम वहाँ गए थे ना तो वहाँ जो लामा है उन्होंने हमें बिठा करके एक चाय होती है तुलसी की, वो चाय पिलाई थी, हमें ऑफर की थी और वो बहुत अच्छी थी। मतलब उसका टेस्ट था ना वो बिल्कुल अलग था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल हर्बल पी रहे हैं यार, ऐसा कभी कुछ पिया ही नहीं। धनकड़ मोनेस्ट्री देखने के बाद में आप निकलो मूद विलेज की तरफ, जो कहा जाता है पिन वैली। पिन वैली का जो लास्ट विलेज है ना वो है मूद। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे नो नेटवर्क है। मतलब वहाँ ये देख लो एक गांव है, पूरा गांव बसा हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ नेटवर्क नहीं है। मतलब आप सोचो कि मैं जियो चला लूँ, एयरटेल चला लूँ, कुछ भी चला लूँ, BSNL चला लूँ, वहाँ कुछ नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। समझ रहे हो आप? मतलब कई जगह तो नेटवर्क थोड़ा वीक होता है, वहाँ नेटवर्क ही नहीं है। इसलिए जब भी आप जाओ तो धनकड़ के आसपास से जब आप निकलो ना तो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि 1-2 दिन हो सकता है मुझे नेटवर्क नहीं मिले, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। 7वें दिन आप सुबह पिन वैली मूद से निकलो और सीधा चलो काजा की तरफ। काजा अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 50 किलोमीटर अराउंड है, तो आप आराम से 1-2 घंटे में पहुँच जाओगे। काजा में स्टे के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। आप होम स्टे भी ले सकते हो, होटल भी ले सकते हो, गेस्ट हाउस भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कैसा स्टे चाहिए, लेकिन वहाँ ऑप्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पूरे स्पीति सर्किट का एक हेडक्वार्टर है, तो यहाँ आपको स्टे बहुत ज़्यादा मिलने वाला। अगर आप सही समय पे काजा पहुँच जाते हो तो क्या 2-4 मोन्यूमेंट है वो आपको बता देता हूँ, वो देखो। सबसे पहले आप जाओ लांगजा। लांगजा में एक बौद्ध का बहुत बड़ा स्टेच्यू है। लांगजा के बाद में जाओ आप हिक्किम। हिक्किम में एक वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। वहाँ से खुद को या अपने घर वालों को, दोस्त यारों को चिट्ठी लिखो और सीधा आ जाओ कहाँ, कॉमिक की तरफ। कॉमिक को कहा जाता है ये हाईएस्ट विलेज है, मतलब जहाँ पर हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, जहाँ पर मतलब गाड़ियाँ पहुँच जाती है। तो वो भी मतलब उसका भी अल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ एक पूरा गाँव है, वहाँ एक स्कूल है और मंदिर भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप देखो 8वें दिन आप काजा में रुकना चाहते हो या नहीं रुकना चाहते हो, या आप तो आपकी इच्छा है। वैसे अधिकतर जो लोग जाते हैं घूमने स्पीति को वो काजा में 2 नाइट स्पेंड करते हैं। अगर आपका मन नहीं है और पहले ही दिन आप काजा को अच्छे से घूम लिए हो, 3 जो मोन्यूमेंट है वो आपने देख लिए हैं, तो फिर मैं कहता हूँ आपको कि इस दिन आप निकल जाओ 8वें दिन सीधा चंद्रताल की ओर। चंद्रताल बहुत सुंदर है, लेकिन उसका जो रास्ता है ना जाने का वो बड़ा चैलेंजिंग है, हर कोई नहीं पहुँच पाता है। मतलब रोड तो नाम की चीज़ ही नहीं है, मतलब पत्थरों पे होकर के आपको जाना पड़ता है। और कई जगह ऐसे चैलेंजिंग वाटर क्रॉसिंग आ जाती है ना कि आपका मनोबल टूट जाता है और मन ये कहता है कि वापस चलो। काजा से जो चंद्रताल की दूरी है ना वो तकरीबन है 100 किलोमीटर अराउंड। और लोसर तक जो रोड है ना 60 किलोमीटर तक का तो रोड बहुत अल्टीमेट है। और उसके बाद में 40-50 किलोमीटर जो आप चलोगे ना वो बिल्कुल बेकार नहीं, रोड ही नहीं है। चंद्रताल पहुंच जाओगे, लेकिन चंद्रताल से तकरीबन 20-22 किलोमीटर पहले एक पास भी आता है जिसे कहते हैं कुंजुम पास। कुंजुम पास मतलब काजा से लेकर के मनाली के बीच में एक ऐसा पास है जो बहुत ऊंचा है ना। तो वहाँ हवाएं भी बहुत ज़्यादा चलती हैं और उस पास के ऊपर कुंजुम माता का मंदिर भी बना हुआ है, वो भी आप देखो। उसके बाद में जाओ चंद्रताल, या फिर चंद्रताल से जब आप लौटोगे ना तब देख सकते हो कुंजुम पास। इट्स अप टू यू। 9th डे आप निकलोगे सुबह चंद्रताल से और चंद्रताल से जाओगे मनाली। चंद्रताल से मनाली की दूरी तकरीबन 110 किलोमीटर है। और जो 110 किलोमीटर है ना इसमें 30 किलोमीटर छोड़ दो, कम से कम 60-70-80 किलोमीटर आपको पूरा ऑफ रोड मिलने वाला है। वो ऑफ रोड ऐसा है कि मतलब वो पूरे आपको शरीर को है ना वो तोड़ देगा। आपका मन करेगा कि मैं दिन में 800-1000 किलोमीटर बाइक चला लूँ, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाऊँ। क्यों? क्योंकि एक तो होता है ऑफ रोड, मतलब गिट्टियाँ वगैरह बिछी हुई हैं, उस पर आदमी आराम से निकल जाता है, बाइक चला के निकल जाता है। और एक ऐसा रोड होता है जो रोड ही नहीं, जिसमें गोल गोल बड़े बड़े है ना जो पत्थर हैं, उन पत्थरों पर से होकर के आपको गुजरना पड़ता है। तो सोचो कैसा होगा। मैं जब गया था ना, मैं शायद पिछले 2023 या 2024 में मैं गया था, तो आप जाओगे ना आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। और जैसे ही आप छतरू को पार करके कोकसर पहुंचोगे ना फिर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। हे प्रभु, रोड आ गई, क्योंकि उससे पहले तो रोड थी ही नहीं। अब 9वें दिन पहुंच जाते हो मनाली। अब 9वें दिन आपको स्टे कहाँ करना है, मनाली में रुकना है, किस जगह रुकना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं तो जब भी उधर से आता हूँ और मनाली रुकता हूँ ना तो मैं मनाली सिटी में नहीं रुकता हूँ, मैं रुकता हूँ वशिष्ठ में। वशिष्ठ 4-5 किलोमीटर मनाली से पहले है। तो जब आप कोकसर से जाओगे मनाली तो 5 किलोमीटर ऊपर, मतलब 2-3 किलोमीटर ऊपर है मनाली से पहले, तो वहाँ आ जाता है वशिष्ठ। वहाँ मतलब राम जी के जो गुरु थे ना वशिष्ठ जी, उनका एकमात्र मंदिर है और बहुत अच्छा मतलब जगह बनी हुई है, बड़ी शांत जगह। मनाली में तो क्या है, जैसे आप होटल भी लोगे ना
तो मतलब आपको शोर शराबा मिल जाएगा, सुबह 6, 7, 8 बजते के साथ ही हॉर्न की आवाज़ वगैरह आपको मिल जाएगी। लेकिन ये बड़ी पीसफुल जगह है, यहाँ आप आराम से स्टे कर सकते हो और स्टे के ऑप्शन भी है ना बहुत सस्ते मिलने वाले हैं आपको। अब 10वें दिन आप मनाली घूम करके सीधा पहुंच जाओ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 500 किलोमीटर है, तो आराम से शाम तक पहुंच ही जाओगे। कुछ ही आइटनरी थी 10 दिन की। अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाना चाहते हो ना, तो इसका एक अल्टरनेटिव और है। जब आप शिमला से निकलो ना, तो शिमला से आप सीधा पहुंच जाओ चितकुल। आप सरान को स्किप कर सकते हो, अगर आपको मंदिर वगैरह नहीं देखना है सरान में तो आप सीधा पहुंच जाओ चितकुल। और एक दिन अगर आपको और कम करना हो तो आप पिन वैली के मूद विलेज मत जाओ, क्योंकि पिन वैली में कुछ मतलब मोन्यूमेंट है नहीं, कुछ ऐसा देखने का है नहीं। बस ये है कि पिन वैली का लास्ट गांव है, वहाँ जाकर के रोड खत्म हो जाती है और आगे रास्ता ही नहीं है। तो अगर इसमें भी आप देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। तो 8 दिन के अंदर आपकी आइटनरी हो जाती है तैयार पूरी स्पीति सर्किट की। देखो ये तो बात हो गई रूट की, अब हम बात करते हैं बजट की। तो अगर दिल्ली से दिल्ली की बात करते हैं तो बाइक आपकी कोई सी भी हो, अगर आपकी बाइक 40+ एवरेज देती है या 40 का अराउंड एवरेज दे देती है ना, तो फिर आपका पेट्रोल लगने वाला है तकरीबन 5000 रुपये का, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 2000 किलोमीटर बैठेगा दिल्ली से दिल्ली पूरा कंप्लीट करने में इस सर्किट को। 8 से 10 दिन का आपका जो स्टे में जाने वाला है ना, वो जाने वाले हैं 6500 रुपये, क्योंकि कई जगह आपको स्टे मिल जाएगा 500-600 का, तो कई जगह मिलेगा 800 का, कई जगह आपके 1000 भी लग सकते हैं और कई जगह आपके 1200 भी लग सकते हैं। तो अगर एवरेज की बात करें ना, तो आपके 6500 तकरीबन जाने वाले। फूड की बात करें तो आप सुबह का खाना और शाम का खाना, नाश्ता और चाय वगैरह दिन की पी लो तो भी आपके मतलब तकरीबन 300 रुपये दिन के जाने वाले हैं। तो इसीलिए 8 से 10 दिन में आपके 2500 अराउंड जाएंगे फूड में। और अगर आप टोटल खर्चे की बात करें तो तकरीबन 14,000 रुपये में टोटल खर्चा हो जाएगा। देखो जब मैं स्पीति करके आया था ना, मैं करके आया था जयपुर से, और जयपुर से जयपुर तकरीबन 2425 किलोमीटर पड़ता है, इसीलिए मैं 17,000 रुपये कंप्लीट में करके आ गया था स्पीति। अभी दिल्ली से दिल्ली की बात कर रहे हैं तो तकरीबन जाने वाला है आपका 14,000 रुपये टोटल। अब बात करते हैं अपन डिफ़िकल्टीज़ की। देखो डिफ़िकल्टी ऐसी तो कुछ खास नहीं है, बस लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, अमूमन बारिश के सीज़न में थोड़ी ज़्यादा होती है, और आप ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में जाकर के स्पीति को कंप्लीट कर रहे हो। जहाँ लैंडस्लाइड मिले वहाँ थोड़ा संभल करके चलाओ। रोड कंडीशन की बात करें तो शिमला से चलोगे चितकुल की तरफ, ओवरऑल रोड ठीक है और मतलब कंप्लीट पूरे स्पीति सर्किट की रोड ओके है। लेकिन जब आप जाओगे काजा से मनाली की ओर, वो रोड चैलेंजिंग है, और जब आप जाओगे मूद विलेज या पिन वैली तो वो भी रोड आपको चैलेंजिंग मिलने वाली है। बाकी तो ओवरऑल रोड ठीक ही है। सो दोस्तों यही आइटनरी थी स्पीति की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। रही घूमने फिरने की बातें, वो मैंने आपको बताई थी कि कहाँ कौन कौन से आपको मोन्यूमेंट मिल सकते हैं। आप इस ट्रिप को एंजॉय करो और वाकई में मैं आपको कहूँगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं गया था होम स्टे में रुका था तो मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मुझे मिले थे। लेकिन फिर भी आपको यही कहना चाहूँगा कि जा रहे हो घूमने ना तो तकरीबन 10 दिन में करके आओ। ये जो जितना सर्किट है ना पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि बार बार हर किसी का जाना होता नहीं। सो दोस्तों यही 2025 की आइटनरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में बहुत जल्दी। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।